हेलो गाइस, वंस अगेन यू आर ऑल वेरी वेलकम टू एंट्रेंस इन्वेस्टिगेशन। तो गाइस, आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सर्कल्स। फटाफट रिवीजन कर लेंगे सर्कल्स का। सारे कॉन्सेप्ट कवर होंगे सर्कल के, और खासकर कि मतलब उन कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा जो कि आईआईटी जेई मेन और जेई एडवांस में पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं, अराउंड 5 to 10 ईयर्स में। और बाकी लगभग सारे सारे कॉन्सेप्ट कवर किए जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है यार कि 1 डेढ़ घंटे के सेशन के अंदर मतलब पूरा चैप्टर मतलब इन डेप्थ कवर नहीं हो सकता, बट जितना कराया जाएगा दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट फॉर योर जेई मेन एग्जाम। ठीक है, जेई एडवांस एग्जाम तुम्हारी अप्रोच मांगेगा, तुम्हारा थिंकिंग कैपेसिटी मांगेगा। पर ऐसा है कि तुम अगर इस वीडियो को देखते हो एंड तुम्हें ये फील आ जाएगा कि यार चैप्टर कैसे घूमता है, कैसे चलता है सर्कल्स में, क्या क्या फंडे हैं, और फंडे सेम रहते हैं चाहे वो जेई मेन हो, चाहे जेई एडवांस हो, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से करना। ठीक है, जब तुम इस वीडियो को देख लो इसके बाद इसका रिवीजन कर लेना, एक बार इसकी चेकलिस्ट बना लेना खुद से। जब तुम चेकलिस्ट बनाओगे, चेकलिस्ट का मतलब एक पेज पे तुम सारे फॉर्मूले लिखोगे। ठीक है, जब तुम ये सब प्रोसेस कर लोगे उसके बाद यू विल रियलाइज कि तुम्हारे कॉन्सेप्चुअल लेवल पे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर तुम्हें कॉन्सेप्चुअल लेवल पे कोई दिक्कत नहीं आएगी तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट रहता है कि अगर हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे तो हमसे एक नया क्वेश्चन आए या कोई डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आए तो वो बनने की प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है। ठीक है, तो इसी नोट के साथ आई वुड स्टार्ट माय वीडियो। ठीक है, तो हम सबसे पहले सर्कल्स का बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे एंड फ्रॉम विल मूव फ्रॉम द बेसिक लेवल टू द एडवांस्ड लेवल। ऑब्वियस सी बात है मतलब कि हमारे पास चैप्टर बहुत लंबे होते हैं कई। ठीक है, तो सर्कल्स भी ठीक ठाक खासा खासा लंबा चैप्टर है, और इसमें भी ये बात अलग है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब स्टार्टिंग वाला पार्ट बहुत अच्छे से कर लेते हैं और उसके बाद एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ठीक है, और एग्जॉस्ट होने की वजह से वो वीडियो भी पूरा नहीं देखते हैं, और मतलब जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं जिन पे असलियत में क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहती है वो छूट जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, और मतलब पूरा वीडियो देखना और ध्यान से देखना, नोट करना, और कल क्वेश्चन अगर आते हैं वीडियो, क्वेश्चन का वीडियो जब भी आए उसे करो, सॉल्व करोगे यार। जब तक तुम क्वेश्चन खुद नहीं लगाओगे ना और खुद से तुम्हें आदत नहीं बनेगी क्वेश्चन करने की, तब तक तुम्हारा मतलब सिलेक्शन रुका रहेगा। ठीक है, और चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ सर्कल। तो इसमें तो मतलब मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा कि सर्कल क्या है। सर्कल कुछ नहीं है यार, हमने एक पॉइंट फिक्स किया। ठीक है, और उससे हम कुछ फिक्स डिस्टेंस पे घूमने लग गए। जब हम चारों होते अगर हम बाहर को जाने लगे तो उसने हमें अंदर को खींच लिया, और हम घूमते गए। ठीक है, और ऐसे ही हमने एक गोल सी शेप ले ली, ऐसी शेप ले ली हमने। ठीक है, इसी को सर्कल कहते हैं कि हमने एक फिक्स्ड पॉइंट लिया और उससे हम किसी फिक्स्ड डिस्टेंस से मूव कर गए, और जब भी वो फिक्स्ड डिस्टेंस पे हम उसी फिक्स्ड डिस्टेंस पे उसी पॉइंट से इतनी दूरी पर हमेशा रहे। ठीक है, तब हमें सर्कल नाम का एक लोकस मिला। ठीक है, तो ये जो पॉइंट का कलेक्शन है, ये वाला, ठीक है, जो ऐसे है, इसी को सर्कल कहते हैं। ठीक है, तो इसने भी कहा है कि द सर्कल इज अ लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। ठीक है, distance from fixed point is always a constant, is this constant distance is known as the radius of circle। ये मतलब अराउंड बस लोकस के अलावा तुम सारी चीजें मतलब 7th 8th क्लास में पढ़ चुके होते हो। ठीक है, इसके बाद मूव करते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब से चीजें नई होने लग जाती हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल पर भी हम अपना चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन कैसे लिखते हैं सर्कल की। ठीक है, तो बेसिकली इक्वेशन ऑफ सर्कल रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मूविंग पॉइंट एंड सम कांस्टेंट्स। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट वुड डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द फिक्स्ड पॉइंट अबाउट विच द पॉइंट मूव्स। ठीक है, तो बेसिकली चलो जो भी है ये इक्वेशन की डेफिनेशन दे रहे हैं, कोई फायदा नहीं है इस चीज का। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन वेरियस फॉर्म। ठीक है भाई, सर्कल की इक्वेशन अलग अलग तौर तरीकों से अगर हमें देखनी पड़े तो वो कैसे बनेगी। ठीक है, तो बेसिकली जैसा कि हमने लोकस में डिस्कस किया। ठीक है, तो हमने लोकस में क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि हमारे पास कोई सेंटर है, उससे हमें किसी फिक्स्ड डिस्टेंस पे जाना है। ठीक है, ठीक है, तो लेट्स से एक्स कॉमा वाई बी माई लोकस। ठीक है, एंड दैट फिक्स्ड डिस्टेंस भी लेट्स से ए। ठीक है, एंड द फिक्स्ड पॉइंट लेट्स से दैट इज एच कॉमा के।
ठीक है, तो इसका डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए लोकस के हिसाब से। ठीक है, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि व्हाट वी कैन राइट इज दैट x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर का अंडर रूट, ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है एंड दैट इज इक्वल टू द रेडियस a। ठीक है, तो a इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर। जब तुम इसे स्क्वायर करोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, स्क्वायर करने में मतलब कोई लॉस ऑफ रूट जैसी कोई चीज नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर पी ए इक्वल टू पी बी है तो पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर हो। ये बिल्कुल सही बात है, 100% ट्रू स्टेटमेंट है। पर अगर पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर है तब रिवर्स वाली चीज हमेशा ट्रू हो, ऐसे कोई जरूरी बात नहीं है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द जनरल फॉर्म, दिस इज द सेंट्रल फॉर्म, और इसी के बेसिस पे मैं सारी फॉर्म्स को फर्दर एक्सप्लोर करवाऊंगा और तुम्हें भी बहुत मजा आएगा। बट दिस इज द स्टैंडर्ड लोकस, दिस इज द जनरल लोकस कि तुम्हारे पास अगर कोई सेंटर h कॉमा k है और रेडियस a है तो सर्कल का इक्वेशन इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अगर h कॉमा k 0,0 हो जाए, यानी कि अगर ओरिजिन हो जाए हमारा फिक्स्ड पॉइंट, तो वो रिड्यूस हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर में, जो कि हम स्टैंडर्ड टर्म्स में पढ़ते आ रहे होते हैं। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है जनरल फॉर्म। ठीक है, ये सबसे हाई फाई फंडे वाले फॉर्म है। इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, ये हमें एक फॉर्म दे दी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। देखो, सर्कल को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि फॉर एनी 2 डिग्री टू रिप्रेजेंट अ सर्कल, हमारे पास ये कंडीशन होनी चाहिए कि a इक्वल टू बी एंड कोफिशिएंट ऑफ h मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी कि सॉरी कोफिशिएंट ऑफ xy is to be has to be 0 and the coefficient of x square वाला टर्म must be equal to coefficient of y square वाला टर्म। ये मेरा क्राइटेरिया है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे यहाँ पर भी वो चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं कि क्योंकि यहाँ पर भी अगर हम इसे 2 डिग्री से कंपेयर करें तो a इक्वल टू बी आ रहा है विच इज इक्वल टू 1 और h इज इक्वल टू 0, तो मतलब इस सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये किस तरीके का सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है वो पैरामीटर्स डिफाइन होते हैं जब हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें। ठीक है, तो अगर मैं इसका लोकस वापस लिखूं और मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में लिखूं, ठीक है, और ऐसे कुछ लिखने की मैं कोशिश कर सकता हूं। ठीक है, और ये ऐसे लिखा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना चाहूं तो मैं यहाँ पर जी स्क्वायर ऐड कर सकता हूँ दोनों साइड इक्वेशन के, क्योंकि इक्वालिटी है तो कोई अगर 1 इज इक्वल टू 1 है तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 3, बस वही किया है। ठीक है, यहाँ पर भी सिमिलरली मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर सोच के एफ स्क्वायर को ऐड किया और इधर भी ऐड कर लिया। ठीक है, अब ये फालतू वाला टर्म लग रहा है तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो माइनस सी कर दिया, माइनस सी कर दी, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी बन गया यहाँ पर, और यहाँ पर किस्मत से एक्स प्लस जी का स्क्वायर बन गया प्लस वाई प्लस एफ का स्क्वायर बन गया। जब मेरे पास ये दोनों ये ऐसा कुछ फॉर्मेट बन गया ना, इसको मैं रूट का स्क्वायर करके लिख सकता हूँ ना, क्योंकि सब कुछ रियल की दुनिया में चला है। ठीक है, तो ये ऐसे लिख लिए। जब इसे ऐसे लिख लिए तब इससे हमने इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके h का वैल्यू आ जाएगा माइनस जी, k का वैल्यू आ जाएगा माइनस एफ, और रेडियस का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस टी। ये हमारा जो फॉर्मेट्स होते हैं वो याद रखना होता है कि अगर हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है सर्कल की तो उसका सेंटर जो होता है दैट इज इक्वल टू माइनस जी कॉमा माइनस एफ, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ और विद माइनस साइन, और कोफिशिएंट ऑफ वाई का हाफ विद माइनस साइन, और इसका रेडियस होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, समझ आ रहा होगा। अगर मैं रूट वगैरह भी थोड़ा सा डायमेंशनली भी फील कर सकते हैं हम इस चीज को। देखो, इधर x का वैल्यू आ गया, पर ये सारी टर्म्स अगर 2 डिग्री होती तो c को एक 2 डिग्री टर्म होना था। ठीक है, लेट्स अज्यूम इस तरीके से अगर हम समझे। ठीक है, y है, ये भी 1 डिग्री हो गया, x भी 1 डिग्री हो गया, तो ये वाला कुछ भी 1 डिग्री होना चाहिए। अब ये तो कांस्टेंट है,
तो मतलब जी भी समवॉट 1 डिग्री होगा और एफ भी समवॉट 1 डिग्री होगा। अब फिजिक्स में चले जाओ, डायमेंशंस क्या कहती हैं कि हमारे पास सिमिलर टाइप की टर्म्स ऐड होती हैं, सिमिलर टाइप की टर्म्स सब्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। तो वही मतलब है कि मतलब जैसे अगर हम लिखते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, तो यूटी जो है वो डायमेंशन किसका रखता है, एस का रखता है ना। वैसे ही अगर यहाँ पर सी है वो डायमेंशन 2 डिग्री रखेगा, तो एफ स्क्वायर और जी स्क्वायर को मतलब जी और एफ को भी तो अपनी डायमेंशन 2 डिग्री रखनी पड़ेगी। और क्योंकि वो 2 डिग्री वाला लोचा है यहाँ पर, ठीक है, तो इसीलिए इसको ऐसे समझ सकते हैं। लॉजिकली तो समझ आता है, बट अगर याद रखना है तो इस तरीके से रख सकते हैं कि कौन सी टर्म 2 डिग्री होती है स्टैंडर्ड में और स्टैंडर्ड इक्वेशन में, और कौन सी टर्म 1 डिग्री होती है, ठीक है। इसी के बाद ये भी बात आ जाती है कि रेडियस का वैल्यू क्या है। तो रेडियस का वैल्यू है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट, ठीक है। और अब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी वाले पैरामीटर पे बहुत चीजें डिपेंड करेंगी, ठीक है। अगर मैं जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की बात करूं, तो अगर ये पॉजिटिव हो तो सर्कल रियल है ना, और अगर ये नेगेटिव हो जाए, ठीक है, तो रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ गई, मतलब इस सर्कल एक्चुअल में नहीं रहता है, नॉट रियल, ठीक है। और मतलब हम इसे कोऑर्डिनेट एक्सिस या प्लेन में नहीं दिखा सकते, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल में पैरामीटर्स नहीं है उसे रिप्रेजेंट करने के, ठीक है। ये वाला वो वाला केस हो गया है जब ये सर्कल मतलब रियल है रेडियस, और जब जीरो हो जाए, ठीक है, जब रेडियस जीरो हो गया तो मतलब आप किसी पॉइंट पे खड़े और आप उधर से कहीं पे भी मूव ही नहीं करें, ठीक है। जब ऐसा हुआ तो आप एक पॉइंट पे खड़े और आप उधर से मूव ही नहीं करे, तभी आपने डिस्टेंस जीरो, फिक्स्ड डिस्टेंस आपका जीरो हुआ। तो उस केस में वो एक्चुअल में एक पॉइंट की तरह बिहेव कर गया, तो उसका नाम पड़ गया पॉइंट सर्कल, ठीक है। तो जब ये वाला टर्म जीरो हो जाए तो आप याद रखना पॉइंट सर्कल हो जाएगा। जब नेगेटिव हो तो क्या होगा और जब पॉजिटिव हो तो क्या होगा, तो वो रिस्पेक्टिवली यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। पॉज करो और नोट कर लो। चलो अगले पॉइंट पे मूव करते हैं। हाँ जी, मैंने जैसे आपको बताया कि जनरल 2 डिग्री में क्या रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, इसने ये भी बात कही कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल कंसिस्ट ऑफ 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स g f and c which correspond to the fact that a unique circle must pass through the 3 non-collinear points, ठीक है। एक्चुअली बहुत मतलब वो नहीं है, कोई बहुत ही मतलब धांसू वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं है इसके पीछे, और कोई पूछेगा भी नहीं कि जीएफसी का मतलब क्या है। बट ये याद रखना कि हाँ, ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से क्यों पास करता है, क्योंकि इसके पास 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट है डायमेट्रिक फॉर्म। देखो ये भी बहुत सिंपल है, तुम्हें चाहिए 2 डिग्री कर्व, तुम्हें चाहिए एक 2 डिग्री कर्व चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो उसके हिसाब से सोचते हैं। देखो एक 2 डिग्री कर्व की रिप्रेजेंटेशन आती है जब उसमें स्क्वायर वाला टर्म हो, एक एक्स का टर्म हो, कोशिएंट ऑफ एक्स कुछ हो, और उसके बाद एक कांस्टेंट टर्म हो, वो बातें तो ठीक है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर उसमें एक पर्टिकुलर लोकस की बात करें अगर, ठीक है, कि हमारा एक सर्कल बनाते हैं लेट्स से, और उसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स लेते हैं। अब बचपन में यानी कि 10th क्लास में आई थिंक आप लोगों ने ये बात जरूर पढ़ी होगी कि डायमीटर सबटेंड्स 90 डिग्री एट द सर्कल, मतलब सर्कल पे डायमीटर इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड है और वो 90 डिग्री सबटेंड करता है, ठीक है। तो अगर मैं लेट्स से मैं दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स लूं किसी सर्कल के, ओहो ओहो हाँ, चलो किसी भी सर्कल के मैं अगर दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स लूं, लेट्स से x1 y1 एंड x2 y2, ठीक है। तो किन्हीं भी दो पॉइंट से अगर मुझे कोई सर्कल बनाना है तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दो पॉइंट हमेशा को लीनियर होते हैं और हमें पता है कि सर्कल बनाने के लिए हमें 3 पॉइंट चाहिए। तो एक पॉइंट कौन सा आएगा? तो डेफिनेटली वो एक पॉइंट लोकस वाला पॉइंट होगा। लेट्स से लोकस इज x, y या h, के जो मर्जी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे ये भी पता है कि डायमीटर है, ठीक है। अगर इन दोनों अगर ये डायमीटर के लिए ऑपोजिट एंड्स हैं तो ये डायमीटर की तरह एक्ट करेंगे जब उनकी लाइन को जोड़ देंगे, ठीक है। अब इसका ये मतलब है कि अगर ये किसी भी पॉइंट से सर्कल, इसमें लोकस डिफाइन ऐसे होगा कि अगर हम किसी भी सर्कल के किसी भी पॉइंट से इसको जोड़ दें, इफ वी
just join the point of which was actually our locus to the ends of the diameter. What we'll get the angle to be 90 डिग्री. ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बन गया. और पिछले ही लेसन में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर 90 डिग्री एंगल बनता है तो m1 m2 -1 होता है. ठीक है, मतलब इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप हमें -1 देगा. ठीक है, तो वही लिखने की कोशिश की गई है कि ये -1 है तो ऐसे आ जाएगा ये. ठीक है, और जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे तो ये इक्वेशन बन जाती है. ठीक है, दिखाने में कुछ नहीं है. y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन टाइम्स y माइनस वाई टू अपॉन एक्स माइनस एक्स टू इज इक्वल टू -1. तो y माइनस वाई वन टाइम्स y माइनस वाई टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस एक्स वन टाइम्स एक्स माइनस एक्स टू. जब इसे इधर ले जाएंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. इसको याद रखें, ये बहुत काम के रिजल्ट होते हैं ये. ठीक है, तुम्हारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम्हें रिजल्ट्स याद होंगे ना तो तुम बहुत फटाफट क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें भी पूछ लेते हैं, बहुत लेंथी आ जाए क्वेश्चन. तो तुम्हें छोटे मोटे रिजल्ट याद हो तो तुम्हारी स्पीड ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती रहेगी. और वो कैसे आएगी? जब तुम चेकलिस्ट वीडियोस को ध्यान से देखोगे, तुम क्वेश्चन लगाओगे और तुम चीजों को फॉलो करोगे. ठीक है, ये बहुत जरूरी चीजें होती हैं, बट पता नहीं क्यों नहीं करते कुछ लोग. ठीक है, चलो जो भी है अभी तुम्हारी मर्जी है. अगले पॉइंट पे मूव करते हैं. ठीक है, ये समझ आ गया होगा आई थिंक. डायमेट्रिकल इक्वेशन कैसे लिखी जाती है ये समझ आ गया होगा. ठीक है, लॉजिक वही है कि डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड सर्कल पे 90 डिग्री सबटेंड करते हैं. तो मतलब अगर वो 90 डिग्री सबटेंड करते हैं तो द पॉइंट दैट कंटेन्स द राइट एंगल वुड लाई ऑन द सर्कल. और वो सर्कल पे लाया करेगा तो वो जनरल लोकस की तरफ बिहेव करेगा और उसके हिसाब से ये चीजें लिखी जाएंगी. ठीक है, आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ आ गया होगा. चलो अगले पॉइंट पे मूव करते हैं भाई. हाँ, इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल ऑन द एक्सिस. देखो, इसमें भी एक बहुत ही धांसू चीज है, देखना समझना. देखो, जब भी तुम्हारा सर्कल है, ऐसा कोई सर्कल है ना, ठीक है, जो तुम्हारा सर्कल है वो इस तरीके के कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर लेट से बाउंड है. ठीक है, या टू बी मोर एग्जैक्ट अगर मुझे इसे बनाना हो तो मैं इसे कैसे बना सकता हूँ? मैं इसे इस तरीके से बना सकता हूँ ना. ठीक है, लेट मी ड्रॉ इट इन अ मोर फैशनेबल काइंड ऑफ स्टफ. ठीक है, ऐसे आएगा और ये आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा. ठीक है, लेट से ये है. ठीक है, तो अब ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट्स को देखो, तुम इन चार पॉइंट्स को देखो. ठीक है, जब तुम इन चार पॉइंट्स को देखोगे तो अगर तुम इस पॉइंट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, जैसे तुम्हें पता ही है कि तुम कुछ सही में नहीं जानते हो, एक बार इसका जनरल इक्वेशन देखो. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये वाला पॉइंट है x2 कॉमा 0 लेट से, और ये वाला पॉइंट है लेट से x1 कॉमा 0. ठीक है, तो जब तुम इन दोनों पॉइंट्स को इस इक्वेशन में पुट करोगे तो तुम्हें एक रिस्पेक्टिवली ऐसी कुछ चीज मिलेगी. x1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस सी इज इक्वल टू 0. और मतलब ये x2 का होगा ना ये, और x1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस सी इज इक्वल टू 0. अब तुम ध्यान से देखो, ये कुछ 2 डिग्री टाइप्स है ना, और ये फिर 1 डिग्री, और मतलब ये 2 ऐसे कोफिशिएंट ऑफ x ऐसे कुछ आ जाए. ठीक है, तो दुनिया को तो ये दिखा कि ये जनरली दो इक्वेशनें लिखी हुई हैं, पर जो तेज बंदा है उसको क्या दिखना चाहिए? उसको दिखना चाहिए कि ये ऐसी चीज लिखी है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, ऐसा कुछ लिखा है जिसके दो रूट हैं, x1 और x2. ठीक है, ये मतलब एक तरीका है इसे समझने का. अगर ये समझ नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा तरीका सोचो. जब भी तुम एक्स एक्सिस पे हो, ठीक है, जब भी तुम एक्स एक्सिस पे हो तो तुम्हारा वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है. ठीक है, तो इसमें तुम वाई 0 कर दो. जब तुम इसमें वाई 0 करोगे तो तुम्हें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इज इक्वल टू 0. ठीक है, और y0 एक्चुअल में सर्कल के साथ कब इंटरसेक्ट कर रहा है? वो दो पॉइंट है, और वो दो पॉइंट कौन से हैं? जब x का वैल्यू x1 था और x का वैल्यू x2 था. ठीक है, इस तरीके से समझोगे तब भी तुम्हें सेम रिजल्ट मिलेगा. ठीक है, ये मतलब वो मेथोडोलॉजी थी कि क्या बन रहा है सिचुएशन के. सिमिलरली अगर तुम y में देखोगे तो तुम्हारा x का कोऑर्डिनेट 0 है
और तुम्हारे y में ये इक्वेशन बनेगी कि वाई स्क्वायर प्लस 2f/, प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप दैट दिस इज क्लियर। अच्छा, अब तुम्हें अगर ये वाली चीज क्लियर है, ठीक है, तो मैं इसे वापस अलग तरीके से तुम्हारे लिए ड्रॉ कर देता हूँ भाई। ठीक है, अ, यार, उपसी उपसी उपसी। ठीक है, चलो ट्राई करता हूँ ड्रॉ करने की फिर से। वो बन गया, चलो शुक्र है। ठीक है, तो मुझे ये पता है कि ये x2 है कॉमा 0 है, ये x1 कॉमा 0 है, यहाँ पर y1 कॉमा 0 है, और यहाँ पर y2 कॉमा 0 है। ठीक है, अब मुझे पता है कि अगर मैं कंसीडर, लेट अस कंसीडर एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसके दो रूट हैं x1 और x2। ठीक है, अब ये वाली लेंथ है एक्चुअल में इंटरसेप्टेड ऑन एक्सिस, तो ये वाली लेंथ क्या है, x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये आ जाएगी x2 माइनस x1, लेट से मॉड ले लेते हैं, और सिमिलरली ये वाली चीज आ जाती है y2 माइनस y1। ठीक है, ठीक है, अगर ये समझ आ रहा है तो तुम्हें ये भी समझ आ रहा होगा कि x2 माइनस x1 कैसे निकालेंगे हम, रूट्स के हिसाब से सोचो। ठीक है, तो वो आ जाएगा, ऐसा करो, इसको ऐसे समझने की कोशिश करो। ठीक है, ऐसे समझो। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, ये चीज क्या लिखी है, ये x2 माइनस x1 निकालना है, ये एक्चुअल में क्या है, डिफरेंस ऑफ रूट्स। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स, अगर तुम्हें कोई भी कहे कि अल्फा माइनस बीटा निकालना है, तो तुम कैसे निकालते हो मॉड में, तो तुम ऐसे निकालते हो ना, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इसका अंडर रूट। ठीक है, जब भी तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक दी होती है, तुम्हें डिफरेंस ऑफ रूट्स निकालना है, तो तुम्हें ये वाली चीज लगानी होती है। आई होप आप लोगों ने क्वाड्रेटिक पढ़ा होगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर क्या है, माइनस का 2g, और माइनस का 2g का स्क्वायर आ जाएगा 4g स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c आ जाता है। ठीक है, तो इसी से आ जाता है 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस c। ठीक है, विच इज द x intercept of the circle on the coordinate axis, on the x axis। ठीक है, सिमिलरली y एक्सिस के लिए आ जाता है। ठीक है, अब तुम लॉजिकली सोचो यार। ठीक है, तुम्हारे पास, तुम ऐसे है, तुम्हारा x इंटरसेप्ट ये है, और तुम्हारा y इंटरसेप्ट ये 2 टाइम्स भी है ना, 2 टाइम्स रूट एफ स्क्वायर माइनस सी है। ठीक है, अब देखो यार, जी स्क्वायर तुम्हें कंसीडर क्या करना है, तुम्हें जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर से मतलब है ना। ठीक है, तुम अगर ध्यान से देखो, तो अगर जी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी, तो तुम्हारा एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ रहा है, और एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ रहा है मतलब कुछ वैल्यू आ रही है, एक्स इंटरसेप्ट इज रियल, इसका मतलब वो सर्कल एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा होगा। अगर जी स्क्वायर इक्वल टू सी आ जाए, तो एक्स इंटरसेप्ट जस्ट टच कर रहा है, एक्स इंटरसेप्ट 0 है। ठीक है, मतलब वो जस्ट टच कर रहा है। ठीक है, और अगर तुम्हारा जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर लेस देन सी आ रहा है, तो तुम्हारा कुछ कॉम्प्लेक्स बन रहा है, रियल पार्ट 0 है तुम्हारे पास, रियल में कुछ नहीं है। ठीक है, तो रियल में तुम्हारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 मतलब वो रियली नहीं हो रहा है, उसके रूट्स नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब वो है कि उसके रूट्स इमेजिनरी हैं, इस वाली इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी हैं। तो ये एक तरह से तुम ये भी देखो, ये डिस्क्रिमिनेंट काइंड ऑफ थिंग है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, डिफरेंस ऑफ रूट्स होता है। देखो, अगर तुम्हें याद है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं याद तो सुन लो, तो डिफरेंस ऑफ रूट्स होता है रूट डी बाय ए। ठीक है, ये होता है क्वाड्रेटिक में प्रूफ, तो ये मैंने बता दिया, हालांकि ये स्टैंडर्ड उसी से डेवलप होता है। अब रूट डी अगर पॉजिटिव है, अच्छा अगर डी पॉजिटिव है, तो रूट्स रियल, मतलब डिफरेंस ऑफ रूट्स रियल है, और अगर डी नेगेटिव है, तो वैसे ही पता है कि रूट्स तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली उसी क्राइटेरिया पे ये बात चलती है कि जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर अगर एग्जिस्ट कर मतलब ग्रेटर सी के साथ कैसे कंपैरिजन में, अगर जी स्क्वायर ग्रेटर देन सी है और एफ स्क्वायर ग्रेटर देन सी है, तो वो एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट बनाएंगे। ठीक है, आई होप इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन तो क्या ही देनी। ठीक है, अभी पेपर है 2 महीने बाद। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। ठीक है, तुम ध्यान से देखो, अगर तुम्हें एक बात पता है, देखो
कोई भी सर्कल डिफाइन करने के लिए तुम्हारे पास एक पॉइंट होना चाहिए और एक रेडियस होना चाहिए, यानी कि फिक्स्ड डिस्टेंस होनी चाहिए। एक तुम्हें पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए एंड यू मस्ट नो अ फिक्स्ड डिस्टेंस, तब तुम्हें कोई पॉइंट के हिसाब से यू कैन कमेंट ऑन द पोजीशन, मतलब कमेंट की सर्कल बना है। ठीक है, अब सर्कल जिन एंटिटीज से बना है, ठीक है, अगर मैं h कॉमा के ना लिखकर इसे -g, -f लिखूं तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आई थिंक। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि अगर मुझे ये बात पता चल जाए, 3 सिनेरियो में बनाऊंगा, ध्यान से देखना। ठीक है, आई थिंक एक सिनेरियो ये है, एक सिनेरियो ये वाला हो जाएगा और एक सिनेरियो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये सेंटर ले लो, सेंटर ले लो सी ना। ठीक है, ये पॉइंट पी ले लो और ये तुम, ठीक है, ये ले लो और तुम अगेन ये पॉइंट पी और ए कोइंसाइड कर रहे हैं एट x1, y1, ये सेंटर सी। ठीक है, अगेन सारी कंडीशंस वैसे हैं। देखो, जब भी, मतलब बहुत ही देसी तरीका है, कई बार इसे यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, बट स्टिल बता देता हूँ कैसे है। देखो, क्या है कि तुम्हारा यहाँ पर पॉइंट जो है, ठीक है, अगर तुम इसका डिस्टेंस देखो इससे, ठीक है, अगर तुम इससे इसका डिस्टेंस देखो, ठीक है, अगर तुम डिस्टेंस ए सी निकालो, तो पहले केस में, मतलब जो ये वाला केस, दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज द सेकंड केस एंड दिस इज द थर्ड केस। ठीक है, तो जब तुम्हारा डिस्टेंस ए सी है वो ग्रेटर देन द रेडियस आए, ठीक है, तो तुम्हारा पॉइंट डेफिनेटली बाहर होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पॉइंट जो है वो सेंटर से एक ऐसी डिस्टेंस पे है जो उसकी विसिनिटी से बाहर चला गया। ठीक है, ठीक है, तो इसीलिए वो एक्सटीरियर में चला जाता है। जब ए सी इक्वल टू आर है तो वो ऑन द सर्कल है, और जब ए सी लेस देन आर है तो वो सर्कल के अंदर है। ऑब्वियस सी बात है, मतलब ये तो ज्योमेट्रिकली समझ आना चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था फालतू है, तुम्हें पता होगा। ठीक है, लाइन एंड सर्कल के ऊपर बात कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो एक बार लाइन और सर्कल के कॉन्सेप्ट के ऊपर आई थिंक वी मस्ट हैव अ डिस्कशन ओवर दैट एज वेल। ठीक है, तुम ये देखो, अगर तुम्हारे पास कोई लाइन है और कोई सर्कल है, ठीक है, लेट्स से वो, अगेन इसके भी ऐसे सिनेरियो बनेंगे, ये एक, ठीक है, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, और जब तुम चौथा देख लो, चलो एक ये भी देख लो। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं, मैं तुम्हें ये फील दिलाता हूं। देखो, जब भी तुमने देखो, तुमने क्या बात की पिछले पॉइंट में, तुमने ये डिस्कस किया कि पॉइंट किसी सर्कल के रिस्पेक्ट में कैसे है। अब लाइन के हिसाब से हमें सोचना है। ठीक है, तो बेसिकली हम अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, उससे आई थिंक समझ आएगा, क्योंकि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। मतलब स्ट्रेट लाइन में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर मुझे ये कोई लाइन दी है, लेट्स से एल इज इक्वल टू 0, तो उससे मैं ये इक्वेशन दिया होता है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसा कुछ। ठीक है, तो अगर मैं सेंटर से इस पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखूं, ठीक है, तो वो भी ये लेट से पॉइंट, तो वो भी इस तरीके से बिहेव करेगा कि ये ए पॉइंट है और ये पॉइंट सी है। ठीक है, तो ए सी डिस्टेंस अगेन मुझे निकालनी है, बस फर्क ये है कि ये एक लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की तरह बिहेव करने लग गया। बस उसी डिफरेंस की वजह से ये थोड़ा सा अलग बन जाता है जब इसे परपेंडिकुलर के लिए बात करवानी है। ठीक है, तो ऐसा कुछ सिनेरियो अब बनता है। देखो, ये मेरा पॉइंट है सी सेंटर, और यहाँ पर मेरा परपेंडिकुलर लेंथ है पी, मेरा रेडियस सर्कल का आर है। अब देखो, अगर पी जो है यानी कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अगर ग्रेटर देन आर आ जाए, ठीक है, जैसा कि इस कंडीशन में है, तो ये क्या बनता है, ये बनता है एक ऐसा मतलब ये लाइन जो है इसका कोई इंटरसेक्शन नहीं होता है विद द सर्कल। ठीक है, अब धीरे धीरे पास लाते जाओ इस लाइन को, तब तुम्हें और फील आएगा। ठीक है, जब ये एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं तो तुम्हें वो पॉइंट भी पता है, तो उस केस में जो लेंथ है पी दैट इज इक्वल टू आर, तो उसमें क्या है, वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और ऐसी वाली लाइन को हम टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, और जब P लेस देन आर हो जाए, ठीक है, यानी कि वो ऐसे कट कर जाए, और ये रेडियस यहाँ पर R इतना है पर यहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो वहां पर P लेस देन आर वाले केस में
देर आर 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, और ऐसे केस में उसे सेकेंट कहते हैं, ठीक है। अब इसमें भी ये फन है कि जब ये वाला डिस्टेंस देखो ये कम होता जा रहा है ना, यहाँ पर डिस्टेंस था, जब ये दूर आता गया आता गया आता गया, तो अब इस पॉइंट तक आते आते वो 0 हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है, जब वो सेंटर इस पे लाई करेगा। जब भी कोई लाइन किसी मतलब पॉइंट पे लाई करती है तो उस पॉइंट को वो सेटिस्फाई कर रही होती है, यानी कि उसके हिसाब से उसका डिस्टेंस 0 हो जाता है, ठीक है। और ऐसे केस में जब वो सर्कल के साथ करे, यही वाला सिनेरियो, ठीक है, सेंटर के साथ करे, तो उसे हम डायमीटर कह देते हैं। नोट दैट डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ये भी फील आ जाता होगा कि अगर वो सेंटर से पास कर रहा है तो वो सबसे ज्यादा इंटरसेप्ट बना रहा होगा, और वो थोड़ा दूर है तो वो कम इंटरसेप्ट बना रहा है दोनों केस में, तो ये एक मैक्सिमा वाली कंडीशन भी बन जाती है, ठीक है। आई होप दैट दिस इज क्लियर। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो ये एक बार देख लिए, ठीक है, मैंने ये चारों सीन डिस्कस कर लिए, ठीक है, तुम बाद में देख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, बहुत ही मस्त वाला पॉइंट आ गया है, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। पैरामीट्रिक इक्वेशन के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो किसी भी सर्कल का पैरामीटर लिखने के लिए तुम तो ये विजुलाइज करो, जब हमने पहली इक्वेशन देखी थी x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। ऐसा करो, लेट्स से मैं ए स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, ठीक है। तो अब ये बन गया एक्स माइनस एच बाय ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के बाय ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो यार, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सॉरी ट्रिग्नोमेट्री में जब हम डिस्कस करते हैं तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो अगर मैं इसे कंपेयर ही कर लूं, एक्स माइनस एच बाय ए आ जाए अगर कॉस थीटा, और y माइनस के बाय ए आ जाए अगर साइन थीटा, तो मुझे ये चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। ये पैरामीटर होते हैं, ठीक है। अब लोग ये भी बोलेंगे कि ऐसे तो हम ये भी पढ़ते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाए, तब भी तो है। तो नो डाउट पैरामीटर तब भी वो रह सकता है, ठीक है। अगर ये साइन थीटा हो जाएगा तब भी वो पैरामीटर की तरह बिहेव करेगा, बस ये थीटा एंगल चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट में हम ये यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? अब देखो तुम इसका प्रूफ, यहां पर इसका प्रूफ बताया गया है, ठीक है। ऐसे देखो तुम, देखो तुम्हारा सेंटर क्या था, तुम्हारे सर्कल का सेंटर था एच कॉमा के, ठीक है। तुम्हें किसी एक्स कॉमा वाई के लिए बात करनी है, ये देखो ए है। अब देखो अगर तुम एंगल इस वाले पॉइंट से लोगे तो तुम्हारा रिजल्ट डिफरेंट आएगा, बट जनरली हम इस वाले पॉइंट से लेते हैं ना, ठीक है। तो लेट्स से ये एंगल थीटा है, तो अगेन विद द सेम इफेक्ट आई वुड से ये वाली चीज ए कॉस थीटा है और ये वाली चीज ए साइन थीटा है, ठीक है। तो h प्लस ए कॉस थीटा जो है दैट इज इक्वल टू एक्स, और जैसे मतलब हमने लाइन में भी प्रूव किया था इस चीज को, ठीक है। अगर तुम्हें याद है कि हम लाइन पे भी ये चीजें लगा सकते हैं, यहाँ से r cos थीटा के आगे जो पैरामीटर, जस्ट सिंपली उसी तरीके का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली बात कुछ भी नहीं है। हाँ ऐसा है कि अगर ये h कॉमा के 0,0 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर दिखते दिखते तुम्हारे मन में आ जाना चाहिए कि x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा ले लो, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अगर इस पे हमें कोई जनरल पॉइंट लेना है यानी कि पैरामीटर लेना है, ठीक है, ठीक है, तब उसे हम ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पर मूव करें, कुछ रह तो नहीं है। हाँ ये देख लो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स। देखो तुम्हें 2 पॉइंट पता है ना, इसका मतलब क्या है, अल्फा का मतलब है ए कॉस अल्फा कॉमा ए साइन अल्फा, और बीटा का है मतलब ए कॉस बीटा कॉमा ए साइन बीटा, ठीक है। ये रिजल्ट याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जब याद रखने की जरूरत होगी तो मैं बताऊंगा, सामने से बताऊंगा, ठीक है। ये याद रख लोगे, तुम्हें पता है तुम्हें जर्नल पॉइंट निकालना आता है तो तुम 2 पॉइंट के ऊपर स्ट्रेट लाइन लिख सकते हो, ठीक है। 2 पॉइंट फॉर्म में लिखनी है, बस इसे मॉडिफाई करके ये बना दिया है, ठीक है। वैसे तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा याद करना, ठीक है, इतना लोड नहीं लेना होता, ठीक है। बट अगर कर लोगे तो भी बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में क्या हुआ होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं CND फॉर्मूला लगा है, क्योंकि वहां पे सम ऑफ एंगल बाय 2 डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2 ऐसा कुछ सिचुएशन भी बन रहा है जो कि तुम्हारे सामने आ रहा होगा इस टाइम पे,
ठीक है, चलो अगले पॉइंट पर मूव करें। हाँ जी, अब से चीजें जरूरी है, अब से याद करने वाला पार्ट थोड़ा सा शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बहुत सवाल आए हैं जेई में। जेई मेन मतलब हर पेपर में लगभग पूछ रहा होता है कि तुम बताओ पैराबोला का टेंजेंट है, सर्कल का टेंजेंट है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, वो मिक्स करते हैं क्वेश्चंस को कि इसका टेंजेंट है उसका नॉर्मल है, ऐसी बहुत सारी कंडीशंस आती हैं। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में तब तुम्हें ये चीजें और क्लियर होंगी। ठीक है, खैर फिलहाल मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा। ठीक है, एक बहुत ही जरूरी बात तुम किसी भी कोनिक में लगा सकते हो जो। ठीक है, तुम किसी भी कोनिक में एक बहुत ही बढ़िया बात लगा सकते हो कि उसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है। ठीक है, तो उसको तुम ऐसे रिप्रेजेंट करोगे टी इक्वल टू जीरो। फिर टी, टी का मतलब क्या है? देखो 2 डिग्री का टर्म है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेट्स से ऐसे है ना, टू जनरल में ही बात कर रहा हूँ मैं इस टाइम पे। देखो ये है ना तुम्हारे पास, कांस्टेंट को ऐसे रहने दो। अब देखो एक्स स्क्वायर को तुम ऐसे लिखोगे एक्स एक्स वन। ठीक है, वाई स्क्वायर को लिखोगे वाई वाई वन। देखो प्रोडक्ट में है ना, वाई इंटू वाई है, बस तुम इधर एक वन लगा दो। ठीक है, 2g x को लिख लो, 2g x को लिखोगे, x को तुम लिखोगे x प्लस एक्स बाई टू। ठीक है, ऐसे लिख लो और उसकी जगह x की जगह x1 लगा दो और 2 से 2 कैंसिल कर दो। ठीक है, और सिमिलरली तुम y के साथ कर लो y प्लस वाई वन, 2y को लिख लो y प्लस वाई वन। ठीक है, ये तरीका है इसको लिखने का, ये t इक्वल टू जीरो। तो ये स्टैंडर्ड टेंजेंट की इक्वेशन होती है। ठीक है, जो तुम्हें याद होगी तो बहुत फायदे में रहोगे। ठीक है, ठीक है ना, ये है। देखो प्रूव कैसे करना है, प्रूव कुछ नहीं है, तुम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ठीक है, जो है, ठीक है, तो तुम्हें सिंस तुम्हें एक सेकंड जैसे मत करो, सेंटर तुम्हें पता है, तुम्हें स्लोप भी पता है, स्लोप तुम निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें पॉइंट गिवन है। ये x1 कॉमा वाई वन है क्या? एक्चुअल में ये एनी पॉइंट, अ जनरल पॉइंट ऑन सर्कल है। ठीक है, सर्कल पे जब तुम्हारे पास कोई पॉइंट है तो तुम्हें अगर उससे टेंजेंट लिखना है तो इस तरीके से लिखोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू ए स्क्वायर है लेट से। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को लिखोगे एक्स एक्स वन प्लस लेट से, मतलब एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। ठीक है, लेट से 2,3 टेंजेंट है इस वाले सर्कल पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर पे। ठीक है, तो उसमें इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने के लिए मैं लिखूंगा एक्स एक्स वन यानी कि एक्स इंटू एक्स वन यानी कि एक्स इंटू एक्स वन प्लस वाई इंटू वाई वन इज इक्वल टू एज इट इज रख देंगे 9 स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस तरीके से टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिखी जाती है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू कॉमा ए साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू। ये रिजल्ट याद रखना है, दिस इज टू बी रिमेम्बर्ड, कमिट टू मेमोरी। ठीक है, ये अच्छा, ये चीज याद होगी तो तुमसे काफी क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया होगा। तो अगले पॉइंट पर मूव करते हैं। ठीक है, आई थिंक हम मूव कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है इफ सर्कल इज, अच्छा ठीक है, इफ ए लाइन इज नॉर्मल टू द सर्कल। ठीक है, मुझे पता है कि टेंजेंट 90 डिग्री सबटेंड करता है इस पे। ठीक है, और अगर कोई पॉइंट को नॉर्मल, अच्छा तो और ये वाली लाइन हमारा रेडियस है जो सेंटर से पास कर रहा है। अब कोई भी लाइन अगर नॉर्मल है सर्कल पे, ठीक है, तो वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन को ही तो नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों लाइनें सेम हो जाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए नॉर्मल सर्कल से सेंटर, सर्कल के सेंटर से पास करता है, जो कि ये रिजल्ट मुझे बता रहा है। ठीक है, तो इफ अ लाइन इज नॉर्मल टू द सर्कल या ऑर्थोगोनल देन इट मस्ट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड बाय दिस फैक्ट आई कैन राइट कि x1 कॉमा y1 एक पॉइंट उस पे लाई कर रहा होगा नॉर्मल लाइन के लिए। मेरे पास 2 पॉइंट फॉर्म, और मुझे क्योंकि सेंटर तो हमेशा नोन होता है। ठीक है, तो दिस वाज हाउ इट वाज एक्चुअली रिटन। ये वाली चीज इसने स्लोप लिख दी और इसने 2 पॉइंट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन को लिख दिया है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम्हें स्ट्रेट लाइन आता होगा तो तुम्हारे लिए सर्कल का ये वीडियो देखने में दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, सब कुछ इस टाइम तक समझ आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल इफ दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, इसको मैं प्रूव करता हूँ। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज अ, टू प्रूव दैट इज अ टेंजेंट, तो c का क्या कंडीशन है?
ठीक है, लेट्स से मेरी सर्कल क्या है, मेरा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इस पे मुझे टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, अब टेंजेंट देखो, एक तुम चलो एक बार ऐसा करो, इसको इसमें पुट कर दो क्योंकि तुम्हें इंटरसेक्शन चाहिए ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू एम सी एक्स माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो आएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर टाइम्स वन प्लस एम स्क्वायर प्लस टू एम सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब तुम ये बात ध्यान दो, ये तमाम उन इक्वेशंस को लिखा गया है, उन एक्स कोऑर्डिनेट्स के लिए इक्वेशन लिखी गई हैं। ठीक है, जो कि मतलब हमारी अलग अलग लाइंस के ऊपर अलग अलग तरीके से इंटरसेक्शंस को बता रही है। ठीक है, जैसे मैं इसको अब और ध्यान से सुनो, ये वाला मुझे कोई सोल्यूशन नहीं दे रहा है, इसका मतलब इसके केस में इस वाली इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि नो सोल्यूशन की कंडीशन वो होती है। यहां पर आओगे तो तुम्हें एक सोल्यूशन मिल रहा है जो कि टेंजेंट के लिए रिक्वायर्ड है, तो उसमें तुम्हें डी जीरो करना है। ठीक है, जब तुम अंदर जाते जाओगे और तुम्हें इंटरसेक्शंस मिलेंगे, ठीक है, तो तुम्हें डी पॉजिटिव रख के आएंगे तभी तो दो पॉइंट पे सेटिस्फाई करेगा, और वो वापस डी जीरो होगा एक बार और फिर डी नेगेटिव होगा। ऐसे चलते चलते इक्वेशंस के एक्स कोऑर्डिनेट्स के सॉल्यूशन आते हैं। ठीक है, अब उसी को एक्सप्लेन करने के लिए मेरा, अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट के लिए जो बात कर रहा था वही कंटिन्यू रखूं तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जीरो होना चाहिए, और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जीरो यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू जीरो, यानी कि इसमें बी स्क्वायर है फोर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स वन प्लस एम स्क्वायर टाइम्स सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको जीरो होना है। अब मुझे सी के लिए निकालना है, मुझे सी इवेल्युएट करना था। ठीक है, तो अब मैं इसे थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ। फोर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस फोर सी स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर माइनस फोर एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो आ जाता है। ठीक है, आई होप मैंने सब कुछ सही किया है, ये और ये कैंसिल हो जाता है। ठीक है, कोई एम रह गया लगता है एक आधा ना, एक बार चेक कर लो यार। फोर ए स्क्वायर सी स्क्वायर होना था कि फोर एम स्क्वायर सी स्क्वायर होना था, एक सेकंड एक सेकंड, फोर एम स्क्वायर सी स्क्वायर और फोर एम स्क्वायर ए स्क्वायर ना, एम स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, तो जब ये मिलेगा तो तुम्हें ये मिल जाएगा, अच्छा फोर से फोर भी कैंसिल कर दो। ठीक है, तो सी स्क्वायर तुम्हें मिलेगा वन प्लस एम स्क्वायर टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें तुम्हें सी का वैल्यू मिल जाएगा अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, प्लस माइनस के साथ दो सॉल्यूशन क्यों आ रहे हैं, एक यहाँ पर आएगा एक यहाँ पर आएगा, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आ जाता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वन प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो इसी में अगर मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने को बोले इन स्लोप फॉर्म, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए रूट वन प्लस एम स्क्वायर कहा जा सकते हैं, अगर स्लोप फॉर्म में लिखने को बोला है। मतलब उसने क्वेश्चन में क्या बोला होगा, उसने क्वेश्चन में बोला होगा कि द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन। ठीक है, तो उसे तुम्हें फिर उसके बाद तुम्हें कुछ रेडियस वगैरह पूछ ले। ठीक है, तो तुम ऐसे दिए कि टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू फोर दिया है। ठीक है, या फोर या फाइव ऐसे कुछ दिया है, तो यू हैव टू कंपेयर इट विद एम एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए रूट वन प्लस एम स्क्वायर, और प्लस माइनस वॉट एवर बी द केस, वॉट एवर बी द सिनेरियो इन दैट सिचुएशन। वो सिचुएशनल डिपेंडेंस रखता है, बट आई होप ये बात समझ आ गई होगी कि ये कैसे लिखा गया है। ठीक है, ये वाली चीज समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस क्वाड्रेटिक का मीनिंग क्या है, क्योंकि सर्कल में यही है कि बहुत सारी तरह तरह की इक्वेशंस बनेंगी तुम्हारे सामने, तब तुम्हें उन्हें कैसे टैकल करना है, दैट इज व्हाट इज द मेजर टास्क टू बी। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पर मूव करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाता है फैमिली ऑफ सर्कल। यहाँ तक जो भी हमने डिस्कशन किया वो पर्टिकुलरली जेई मेन या जेई मेन से थोड़ा सा नीचे वाले स्टैंडर्ड के सवालों के लिए था। अब ये जेई मेन के सवाल जो टॉप नॉच लेवल के होते हैं वो इधर इसके आगे वाले पॉइंट से आते हैं। ठीक है, और मतलब बाकी मतलब जब रेलेवेंस आती है तो जेई एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं,
मतलब पिछले सालों में, और हो सकता है आने वाले सालों में भी पूछे जाएं। ठीक है, तो इसी के ऊपर विल हैव अ डिस्कशन नाउ। ठीक है, तो फैमिली ऑफ सर्कल, जैसे कि मैंने बताया था कि फैमिली ऑफ सर्कल यानी कि अलग अलग तरह के जोड़े। ठीक है, इसने ये कहा कि सर्कल्स के लिए पर्टिकुलरली अगर मैं इसको थोड़ा सा रीनेम करूं और फैमिली ऑफ कर्व्स के लिए बात करूं, तो हर कर्व के लिए अगर कोई भी चीज वैलिड करानी है, ठीक है, तो C1 प्लस लैम्डा C2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब वो हमें ये कंडीशन दे कि द इक्वेशन ऑफ अ कर्व दैट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व C1 एंड C2। ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ पर कोई कर्व ड्रॉ करूं आर्बिट्रेरीली और यहाँ पर भी दूसरा कर्व कोई ड्रॉ करूं, तो यहाँ और यहाँ इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इधर से अगर कोई तीसरा कर्व जा रहा होगा, ठीक है, ऐसा कोई कर्व जा रहा होगा, ठीक है भाई, अगर इधर से कोई कर्व जा रहा होगा तो उसकी इक्वेशन इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, दिस इज व्हाट आई विश टू टेल। ठीक है, जैसे मतलब ये सर्कल टू सर्कल तो वेरी कर रहा है, जैसे यहाँ पर S1 प्लस KS2, अब K इक्वल टू -1 क्यों नहीं हो सकता, ये मैं तुम्हें अभी समझाऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, ये आएगा और इसका अलग से कॉन्सेप्ट है कि K इक्वल टू -1 होगा तब क्या आ जाता है, क्या क्या कंडीशंस बनती है। ठीक है, सर्कल्स थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ S इज इक्वल टू 0 एंड लाइन L इक्वल टू 0, यानी कि सर्कल सर्कल 1 सर्कल 2 सर्कल 1 लाइन। ठीक है, लाइन लाइन हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है पिछले वीडियो में। सर्कल और लाइन में कुछ नहीं है, एक सर्कल है एक लाइन है, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे आ जाता है, ऐसा मतलब कोई भी तीसरा सर्कल कौन सा होगा, इस तरीके से आने वाला जो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से पास कर रहा है और वो दोनों कर्व्स को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए वहां पर C प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0 आ जाता है। ठीक है, जो कि यहाँ पर यूज किया गया है। ठीक है, इसको यूज करना सिखाया जाएगा आपको जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, क्योंकि एज सच इसको समझाने में मेरी भी मेहनत ज्यादा तो लगेगी ही, साथ में तुम्हें समझ भी नहीं आएगा। ठीक है, फिर तुम वीडियो को लाइक नहीं करोगे, फिर मुझे बुरा लगेगा। ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है वैसे, पर ऐसे ही मतलब जस्ट मतलब थोड़ा सा समझ लो। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं क्या कह रहा है इक्वेशन ऑफ। अच्छा, ये वाली चीज क्या लिखी है, लाइन की इक्वेशन लिखी होती है ना, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। इसको मैं कैसे प्रूव करूं, देखो तो अगर तुम इस वाली चीज को देखो तो तुम्हें कुछ एरिया ऑफ ट्राइंगल जैसा कुछ याद आ रहा है। ठीक है, ये वाली चीज तो तुम्हें पता है कि ये डायमीटर है, डायमीट्रिक इक्वेशन में लिखा है सर्कल। ठीक है, तुमने इक्वालिटी भी 0 के लिए करी है, तो तुम इस वाली चीज से कुछ चल रहे हो। ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन होती है। ठीक है, जिसको नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ। एरिया, जो एरिया होता है ना, जब वो एरिया 0 हो जाए तो वो 3 पॉइंट कोलिनियर हो जाते हैं, और 3 पॉइंट कोलिनियर होते एक यूनिक लाइन की इक्वेशन डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो ये x कॉमा वाई, x1 कॉमा y1 और x2 कॉमा y2 है, इसको लिखा है। अगर तुम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास यही लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, जो कि x1 y1 और x2 y2 से पास करती है। ठीक है, करके देख लेना, मैं नहीं करने वाला अब। ठीक है, कोई जरूरत ही नहीं है ऐसी फालतू में टाइम थोड़ा ना वेस्ट करना है, बहुत टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, 8 दिन बाद पेपर है, 50 दिन बाद ना। ठीक है, चलो जो भी है। ठीक है, फैमिली ऑफ सर्कल्स में तुम्हें ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि कर्व, फैमिली ऑफ कर्व्स में तुम्हें पहला कर्व और दूसरा कर्व, जब भी तुम्हें ये बात कहे कि भाई मेरा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दो कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फट से लगाओ यार ये वाली चीज। ठीक है, तुम्हें सॉल्व नहीं करना है कर्व्स और पॉइंट नहीं निकालना है। कई बार जरूरत होती है, कई बार नहीं होती, और मैक्सिमम केसेस में जरूरत नहीं होगी क्योंकि तुम्हारे लिए थर्ड कंडीशन उसने रेडी रखी होगी। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर मूव करते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड पावर ऑफ पॉइंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड पावर ऑफ पॉइंट, इसको समझाने का अलग ही लेवल का मजा आने वाला है। ठीक है, और तुम्हें भी समझने में मजा आएगा। देखो, टेंजेंट का लेंथ है, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तुमने यहाँ से लेट्स से इस पॉइंट से तुमने यहाँ पर ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट है लेट्स से x1 कॉमा y1। ऑब्वियस सी बात है, अगर टेंजेंट बन रहा है तो वो एक्सटर्नल पॉइंट से होगा, तो उसने भी लिख दिया इसलिए एक्सटर्नल पॉइंट है। ठीक है, तुम्हें ये डिस्टेंस पता है रेडियस है, और ये तुम्हें पता है कि 90 डिग्री है। रेडियस का वैल्यू भी तुम्हें पता है, g² प्लस f² माइनस c का रूट है। ठीक है जी, ये सब बात समझ आती है। ये होती है लेंथ ऑफ टेंजेंट l, ये तुम्हें कैलकुलेट करना है। तुम्हें ये कोऑर्डिनेट पता है -g माइनस f। अब इस ट्राइंगल में तुम बस पाइथागोरस थ्योरम निकाल लगा के एल लगा लोगे, एल निकाल लोगे, सॉरी। ठीक है, तो चलो ट्राई करते हैं। देखो,
ये वाली डिस्टेंस डी ले लो, तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, x1 माइनस माइनस प्लस जी का स्क्वायर प्लस y1 प्लस एफ का स्क्वायर, y1 प्लस एफ का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, ये मुझे पता है, एल मुझे निकालना है। ठीक है, दिस इज व्हाट आई हैव टू कैलकुलेट। और रेडियस मुझे पता है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो अगर मैं एल एल लिखना है ना, तो मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अगर मैं सॉल्व, इसको मैं वाई वन प्लस एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी आ जाएगा, आर स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस क्या आ गया, टू जी एक्स वन प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस टू एफ वाई वन इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस टी। कैंसल कैंसल, काटा पीटी मचती हुई, एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन प्लस सी इज इक्वल टू जीरो बन जाता है, और सॉरी इज इक्वल टू एल स्क्वायर बन जाता है। तो इससे तुम्हें एक बात नोटिस की कि तुम अगर किसी सर्कल में, या अब ये चीज किसी भी कर्व पे भी वैलिड है, अगर तुम्हें किसी कर्व के लिए पावर ऑफ पॉइंट निकालना है, यानी कि तुम्हें लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है उस कर्व के लिए, तो तुम एक्सटर्नल पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करवाओ। ठीक है, और उसको तुम एल स्क्वायर लिख दो, तो तुम्हारी लेंथ ऑफ टेंजेंट तुम्हें पता चल जाएगी, दैट इज इस वाली चीज को। ठीक है, जब भी हम किसी भी पॉइंट को उस कर्व में डालते हैं, तो हम उसके लिए उसको सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, और उसी को हम उसकी पावर ऑफ पॉइंट बोलते हैं, दिस इज नोन एज पावर ऑफ पॉइंट। ठीक है, इसका एक बहुत मतलब इसने इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बताया, बट जर्नली जब हम यूज करते हैं, तो हम जब किसी भी कर्व में किसी भी पॉइंट को हम सेटिस्फाई कराते हैं, तो वो हमें एक फिक्स्ड वैल्यू देगा उस पॉइंट के लिए, एंड दैट इज नोन एज द पावर ऑफ पॉइंट। ये एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो एल स्क्वायर मिल गया, तो ये एस वन से डिनोट करेंगे अगर हमें कर्व के अंदर एक्स वन कॉमा वाई का रन करना है, और एस से हम डिनोट करते हैं अगर हमें एक्स कॉमा वाई करना है। ठीक है, अब तुम्हें पावर ऑफ पॉइंट पता चल गया। अब ठीक है, ये बात समझ आ गई। ठीक है, ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, तो एक और रिजल्ट बता देता हूँ। ठीक है, इसको रहने दो, इससे पहले मैं तुम्हें एक और रिजल्ट बताना पसंद करूंगा। ठीक है, देखो, जब भी तुम्हें कोनिक सेक्शन में टेंजेंट्स के ऊपर बात करनी है, ठीक है, तो मैं बताता हूँ, अगर तुम्हें एक पॉइंट दिया गया है, तुम्हें पॉइंट दिया गया है सर्कल पे या किसी भी कर्व पे तुम्हें पॉइंट दिया है, तो उसके ऊपर टेंजेंट लिखने का टी इज इक्वल टू जीरो तरीका है। ठीक है, वेर टी इज इक्वल टू मतलब एक्स एक्स वन, मैं अगर सर्कल के लिए बात करूँ वाई वाई वन माइनस ए स्क्वायर फॉर सर्कल थ्रू ओरिजिन में, बहुत ही मतलब स्पेसिफिक हो रहा हूँ उस केस में, तुम इसे फर्दर चीजों में लगा सकते हो। ठीक है, मेरे को लगता है इस टाइम पे ये बता देना चाहिए। एस का मतलब क्या होता है, जब तुम ये वाला एक्सप्रेशन लेते हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी। ठीक है, सिर्फ इतना। ठीक है, और एस वन होता है जब तुम एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन प्लस सी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जब भी तुम्हें बोले ना कि तुम्हें लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है, ठीक है, तो हमेशा तुम टी इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू रूट एस वन लगाओगे। ठीक है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, दो तीन रिजल्ट हैं, याद रहेंगे तो हर कोनिक का क्वेश्चन बनेगा, बढ़िया तरीके से बनेगा। ठीक है, तुम्हें किसी पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तुम्हें कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, equation of tangent t equal to 0 provided that the point lies on the curve, point s x1 comma y1 must lie on the curve। ठीक है, कर्व। ठीक है, ठीक है, अच्छा, पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, यही होगा ना, अगर कोई कर्व है, अब ये वाले देखो लाइन पेयर पढ़ा था ना हमने पिछले वीडियो में, तो अब आ गया उसका काम। इस वाले की कंबाइंड इक्वेशन लिखने का तरीका है
S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, ये 2-3 रिजल्ट हैं, बहुत काम के हैं, 1, 2 और ये 3। ठीक है, जब तुम्हें ये 3 रिजल्ट याद हो जाएंगे तो तुम बहुत ही मतलब तगड़े हो सकते हो, मतलब तुम्हें यूज करने, अप्लाई करने, वो प्रैक्टिस से आएगा, तुम्हें प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे मूव करें। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। डायरेक्टर सर्कल इज द लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। ठीक है, अब तो मतलब बहुत कम आता है। ठीक है, तो इसको याद रख लेना, लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। फिर तुम परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे, तुम्हें उसके लोकस को देखो, तुम्हारे लिए बहुत सिंपल है चीजें। देखो लोकस ऑफ इंटरसेक्शन, ये देखो तुम्हारे लिए, ये देखो ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये वाला लोकस है एक्स कॉमा वाई का। ठीक है, तुम्हें ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी वैसे पता होंगे। ठीक है, और अगर नहीं भी पता तब भी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्यों? लोकस ऑफ इंटरसेक्शन, तुम्हें ये वाले कोऑर्डिनेट पता है, तुम्हें ये वाले कोऑर्डिनेट पता है, क्यों? तुम्हें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना आ जाएगा ना। जब तुम इक्वेशन को t इक्वल टू 0 से कंपेयर करोगे दो केसेस में, तो तुम्हें ये मिलेगा। पर मैं इसे अभी प्रूव नहीं करूंगा, यूजलेस है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आएगा तो याद रख लेना कि डायरेक्टर सर्कल ऑफ सर्कल, दिस डायरेक्टर सर्कल ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, 2a स्क्वायर, सॉरी। ठीक है, वेयर इट इज द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर टेंजेंट्स होता है। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद अ गिवन मिड पॉइंट, इसको t इज इक्वल टू S1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि तुम्हें एक कॉर्ड दिया है सर्कल पे और तुम्हें उस कॉर्ड का मिड पॉइंट पता है, तो उस इस वाली कॉर्ड का इक्वेशन यूजिंग दिस मिड पॉइंट तुम निकाल सकते हो इस तरीके से। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन अब तो नहीं आते बट पहले आया करते थे, तो इसलिए रिस्क मत लेना। t इज इक्वल टू S1 है, ये चौथी चीज याद रखनी है। 4 चीजें जो कोनिक सेक्शन में याद रखोगे, ठीक है, तो तुम उस्ताद बन जाओगे इसमें। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे मूव करते हैं जल्दी जल्दी। कॉमन टेंजेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉमन टेंजेंट का काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉमन टेंजेंट। ठीक है, और इस पे आते हैं आईआईटी में, मेन में क्वेश्चन आते हैं इस पे, तो मैं समझाता हूँ। चलो ठीक है, देखो तुम्हारे लिए दिमाग में क्या चलना चाहिए कि केस कैसे कैसे बन सकता है, जो केसेस हैं वो कैसे कैसे हैं। बेसिकली हम किसी चीज में कॉमन टेंजेंट की बात कर रहे हैं, तो अगर हम कॉमन टेंजेंट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तुम्हारे पास किन्हीं दो कर्व्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहे होंगे, तभी तो कॉमन वर्ड है, क्योंकि वो एक में भी है और दूसरे में भी है। तो इसलिए हम दो कर्व्स, और अगर हम इसमें बात करें तो हम टू सर्कल सिस्टम के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, जब दो सर्कल आते हैं तो उसके ऊपर वी आर डिस्कसिंग। ठीक है, चलो देखो अब कैसे होना है। देखो केस क्या है, या तो सर्कल पार पार हैं, दूर दूर हैं। ठीक है, उसके अलावा सर्कल इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, सर्कल इंटरसेक्ट कर सकते हैं एक पॉइंट पे, सर्कल अंदर इंटरसेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या सर्कल इंटरसेक्ट नहीं कर सकते बट अजीब से सिस्टम में है। ठीक है, और इसी को मैं एक और तरीके से ऐसे बता सकता हूँ। ठीक है, इन दोनों केसेस में टेंजेंट नहीं आएगा, जो कि तुम्हें पता है कि तुम के कोई भी पॉइंट लोगे और दूसरे पे भी आ जाए, पहले पे भी आ जाए, पॉसिबल नहीं है। तो इन दोनों केसेस पे बात करना इज मेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, वो सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ठीक है, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। ठीक है, ये समझ आ गया तो तुम्हें सब समझ आ जाएगा। टेंजेंट कैसे कैसे आ सकता है, जब वो शेयर कर रहे हैं टेंजेंट तो वो ऐसे शेयर कर रहे हैं। ठीक है, एक कॉमन टेंजेंट है, वो इस तरीके से भी शेयर कर रहे हैं। ठीक है, वो ऐसे भी शेयर कर रहे हैं। ठीक है, और वो ऐसे भी शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा कोई टेंजेंट शेयर ही नहीं हो सकता। ठीक है, अगर तुम्हें ये बात समझ आ गई तो तुम्हें ये बात समझ आ जाएगी कि जब भी दो सर्कल दूर हैं तो वो 4 टेंजेंट देंगे। ठीक है, अब ये जो दो टेंजेंट है ना, बाहर वाले, जो एक जिसके, अब तुम्हें देखना कैसे है। मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में एक पॉइंट बताया था कि अगर तुम्हें कोई टेंजेंट दिया है, मतलब अगर तुम्हें कोई लाइन दी है और तुम्हें चेक करना है कि दो दो पॉइंट है। ठीक है,
वो सेम साइड पर हो तो उनके लिए दोनों का साइन पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। मतलब जब हम उसमें पुट करेंगे, अब मैं उसे अलग तरीके से बोलता हूँ, पावर ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द लाइन या विद रिस्पेक्ट टू द टेंजेंट इन दिस केस एंड दिस केस, जब भी वो पॉजिटिव मतलब जब भी वो सेम साइन के होंगे, ठीक है, तब वो इस चीज को सेटिस्फाई कर रहे होंगे कि ये सेम साइड पर है लाइन के, तो इसीलिए दे वुड बी, since they are at the same side of the same side of the line, तो इस वाले टेंजेंट को हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये डायरेक्टली है, ठीक है। और जब वो ऑपोजिट साइन है, तो अगर इसका नेगेटिव साइन आता तो इसका पॉजिटिव साइन आता ना, ठीक है। इस लाइन के लिए अगर मैं बात करूं तो उस केस में इसको बोल देते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स, ट्रांस चला है ना, ऑपोजिट सेंस, ऑपोजिट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। आई थिंक ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। और अगर नहीं आई है तो तुम पिछला वीडियो देख लेना, तब तुम्हें बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया, थ्री आर कॉमन टेंजेंट, टू डायरेक्ट एंड वन इज द, अच्छा ये टच वाला कंडीशन था ना, ये व्हेन टू सर्कल नाइदर टच नो और इंटरसेक्ट देयर आर फोर कॉमन टेंजेंट्स, फोर, टू ऑफ देम आर डायरेक्ट एंड टू ऑफ देम आर ट्रांसवर्स, when they intersect there are two common tangents both being direct, ठीक है। दो टेंजेंट हैं जब दोनों डायरेक्ट हैं, जब वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखो जब वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो तुम्हें ये बात समझ आती है कि कोई कॉमन टेंजेंट ऐसे और ऐसे है, कोई देखो कोई ट्रांसवर्स नहीं है ना, दोनों डायरेक्ट है, ठीक है। तो ये कंडीशन है उस वाले केस में। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस ये देखना है कि तुम्हारा सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं। जब तुमने ये बात देख ली, उसके बाद तुम फिगर बनाओगे और तुम ये वाले कंडीशंस देख सकते हो। जैसे इस केस में कि वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो एक ऐसे आएगा और दो ऐसे आ जाएंगे, तो इस केस में तीन टेंजेंट बनते हैं। इसमें एक ही बनेगा, इसमें बेचारा एक ही बनेगा, क्यों? क्योंकि अंदर वाले टेंजेंट नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें ये डिसाइड करना है कि कितने कितने टेंजेंट कैसे कैसे बनते हैं, ठीक है। अब ये वाला देख लो यार, टू सर्कल्स के लिए, तो इसको हम किसके लिए बात करते हैं, जहां पर ये दोनों बन रहे हैं, तो इसके लिए समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये क्योंकि हर रिजल्ट में अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो ये ऐसे ले लो, ठीक है। तो जब मैं इसके टेंजेंट बनाऊं, सॉरी जस्ट अ मोमेंट, ठीक है। तो जब मैं इसके टेंजेंट बनाऊंगा तो वो कुछ इस तरीके से पास कर रहा होगा, ठीक है। एक्सटर्नल, इसने कहा एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट के लिए बात करते हैं, चलो एक बार एक्सटर्नल के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है। मुझे ये लेंथ निकालनी है, ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है। ये लेंथ लेट से R1 है और ये लेंथ लेट से R2 है। ये मुझे सेंटर्स का तो पता ही है ना, ये G1 F1 है, ठीक है, और ये G2 F2 है, ठीक है, और ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। मुझे ये बात जरूर से अच्छे से पता है ना, हालांकि इस वाली चीज की जरूरत नहीं है, तो इसको मिटा देते हैं ना, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि इन दोनों की ये लेंथ है ना निकालनी, ठीक है। अगर मैं इस वाली लेंथ को इधर लेके जाऊं, खिसकाते जाऊं, ठीक है, और इसके सेंटर तक पहुंच जाए, ठीक है, ये ना। तो अब ध्यान से देखना, इसको मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई करके बता देता हूँ ताकि तुम्हें बिल्कुल मतलब कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाए ये चीज, ठीक है। यहाँ पर सेंटर है, यहाँ से ऐसे टेंजेंट गया होगा, मैं इसका सेंटर इधर कहीं लोकेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये वाली डिस्टेंस क्या है, ये वाला तो मुझे पता है कि ये लेंथ है जो मुझे निकालनी है, इसको मैंने ऐसे उठाया और इधर रख दिया ताकि वो पैरेलल लाइन की तरह रहे और किसी और छोटे सर्कल के सेंटर से पास करे, ठीक है। अब ये वाली लेंथ थी R1 और उससे R2 डिस्टेंस कम होगी, तो ये वाली R1 माइनस R2 रहेगी ना, ठीक है। और जब वो R1 माइनस R2 रहेगी, और ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, लेट्स से दैट इज D, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स कैन बी कंसिडर्ड टू बी D, ठीक है। तो अब ये एंगल 90 है ना, क्योंकि वो टेंजेंट ही तो उठाया है ये। अब इसमें लगा दो पाइथागोरस, ठीक है। तो डी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एल स्क्वायर। तो एल का वैल्यू मिल जाएगा इधर से, ये वाली चीज, ठीक है।
ये कंस्ट्रक्शन थी ना जो, ये ये इससे इसको मॉडिफाई करना, ये इस कॉन्सेप्ट को बहुत ब्यूटीफुल बना देती। ठीक है, तो आई थिंक ये वाली बात समझ आ गई होगी। अब इंटरनल के लिए बता देता हूँ एक, और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। ठीक है, जब मैं इंटरनल के लिए बात करूं, ठीक है, तो मुझे ये वाली टेंजेंट देखनी है, और क्योंकि मुझे ये वाली टेंजेंट देखनी है, अब तुम ये देखो, तुम तो ये देखो कि 90 डिग्री कैसे बन सकता है इस चीज का। ठीक है, ये वाली लेंथ देखनी है तुम्हें, तो ऐसा करो, इस वाली लेंथ को इधर ले जाओ। ठीक है, तुम्हें सर्कल से लाइन लाइन ज्वाइनिंग द सर्कल्स का पता है तुम्हें, तुम इस वाली लेंथ, ये एल निकालना है, ये एल ऐसे ले लो। ठीक है, और तुम्हें ये ऐसा ट्राइंगल दिख जाएगा। ठीक है, ये एल, ये है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स डी, ये लेंथ एल हमें कैलकुलेट करना है, और ये आ जाएगा पहले का रेडियस और दूसरे का रेडियस ऐड हो गया होगा, तो R1 प्लस R2 आ जाएगा, और उसमें जब तुम पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो तुम्हें ये रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, रिजल्ट याद रखना जरूरी नहीं है, रिजल्ट कैसे आए ये याद रख लोगे, काम बन जाएगा। ठीक है, आई होप दैट दिस इज क्लियर, मजा आ रहा होगा तुम्हें। ठीक है, काफी, ये देख लो, ये है आखिरी टॉपिक, मतलब एक और है आई थिंक इसके बाद ना, ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू सर्कल्स। दो सर्कल ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमने निकाला कैसे एंगल, ये हम इस एंगल की बात करें कि ये एंगल अगर 90 डिग्री होगा तब क्या सिनेरियो बनेगा। ठीक है, पहली बात, पहले का टेंजेंट दूसरे के लिए नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा, तभी ऑर्थोगोनैलिटी हमारे पास आती है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, हम जब इंटरसेक्शन देखते हैं तो हम एंगल्स का इंटरसेक्शन, सॉरी, टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन देखते हैं, और जब वो परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है, तो हमें, मुझे ये बात पता है कि इसकी ऑर्थोगोनैलिटी के लिए पर्टिकुलरली कंडीशन आ जाएगी। लेट्स से दैट दिस इज रेडियस R1 ले लो, इसका R2 ले लो, इसका ले लो -G2 कॉमा -F2, और इसका ले लो G1 -G1 कॉमा -F1। ठीक है, अब ये डिस्टेंस तुम्हें पता है ना, ये डिस्टेंस तुम्हें निकाल ली हुई होगी कि G1 -G2 का स्क्वायर प्लस F1 -F2 का स्क्वायर। ठीक है, F2 का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, R1 और R2 पता है, तो तुम पाइथागोरस लगाओ ना, फटफट पाइथागोरस लगाना। G1 -G2 का स्क्वायर प्लस F1 -F2 का स्क्वायर, ये मेरे को बहुत काम आया था जब मैंने पेपर दिया था ना, ये मेरे रिजल्ट तो याद था मुझे, पर फिर भी मतलब एज सच इसका डेरिवेशन कैसे आया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे। ठीक है, तो G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर -2 G1 G2 -2 F1 F2 इज इक्वल टू R1। अब R1 क्या था, रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर -C1। ठीक है, ठीक है, G1 स्क्वायर F1 स्क्वायर -C1, इसको भी लिख लिया, G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर -C1 प्लस G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर -C2। ठीक है, तो इससे आ जाता है रिजल्ट, जब तुम इसको कैंसिल करोगे, ठीक है, G2 वाले भी कैंसिल होंगे, तो 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, ये रिजल्ट आ जाता है। इसको याद रख लोगे, बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये 2019 में भी आया हुआ है, बहुत 3-4 सवाल में आया था ये, 3 से 4 सवाल आए थे इसके ऊपर, ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन सिंपल। और अगर तुम किसी भी इंस्टीट्यूट का रैंक बूस्टर टाइप देख लोगे, ठीक है, तो उसमें भी ये वाली चीजें बहुत ही मतलब डिक्लेयर्ड होती हैं कि ये जेईई मेन में बहुत फ्रीक्वेंटली आई हुई है। ठीक है, इसलिए वो बार बार इसके क्वेश्चन भी करवा रहे होते हैं। ठीक है, चलो अगले आखिरी पॉइंट हमारा, बट उससे पहले मैं, चलो इसको एक बार देख लेते हैं। The radical axis of the two circles is the locus whose powers with respect to the two circles are equal. पावर विद रिस्पेक्ट टू टू सर्कल का मतलब, अगर x1 y1 कोई पॉइंट है तो उसका पावर विद रिस्पेक्ट टू जनरल सर्कल इज 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c1 प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब इसके लिए कंडीशन आएगी तो रेडिकल एक्सिस, एक्सिस है तो मतलब ये किसी लाइन के लिए बात हो रही है, और अगर लाइन के लिए बात हो रही है तो s1 माइनस s2 0 है, यानी कि जब इसे सॉल्व करेंगे, कोई दो सर्कल हैं, ठीक है, ये दूसरे सर्कल में ये ऐसा देगा, y1 का स्क्वायर प्लस 2g2x1 प्लस 2f2y1 प्लस c2, ये c1 ये g1 और ये f1 इज इक्वल टू 0।
ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूँ ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे तो, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंसर्न ये S1 है और ये S2 है। ठीक है, तो S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 मुझे रेडिकल एक्सिस की कंडीशन देता है। ठीक है, दिस इज द रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन प्रोवाइडेड दैट द सर्कल्स आर नॉट कॉन्सेंट्रिक। वो सेंट्रिक यानी कि सेम सेम ऐसे ऐसी वाली कंडीशन में रेडिकल एक्सिस नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में जो पावर ऑफ पॉइंट है वो इसके रिस्पेक्ट में पावर ऑफ पॉइंट को कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि G1 और F1 इज इक्वल टू G2 और F2। उस केस में ये वाली कंडीशन जब सब्ट्रैक्ट करवाएगा तो 0 इक्वल टू C1 माइनस C2 बनना चाहिए, विच इज नॉट ट्रू। ठीक है, अगर ये बात समझ आ रही हो तो मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि रेडिकल एक्सिस S1 माइनस S2 0 है। ठीक है, अब इस वाले पूरे धर्म से इससे हमें कोई मतलब नहीं है ये क्या क्या हुआ, क्योंकि ये वाली चीजें एज सच उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें मैं तुम्हें बता देता हूँ ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पर ये वाला जो चीज है ये हम बहुत बार यूज करेंगे। ठीक है, ये वाली चीज इसको स्टार मार्क कर देना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कहना क्या चाह रहा हूं, ये कहता है कि द सर्कल्स व्हेन द टू सर्कल्स इंटरसेक्ट देन द रेडिकल एक्सिस इज द कॉमन कॉर्ड। ठीक है, तो जब इंटरसेक्शन हो रहा है तो ये वाली जो लाइन है ना कॉमन कॉर्ड, अगर हमें कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन बोले वो ऐसे नहीं पूछेगा कि रेडिकल एक्सिस क्या होती है। ठीक है, आईआईटी में ऐसा नहीं आता है कि रेडिकल एक्सिस क्या होती है, वो इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा द इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड इज। ठीक है, एक ऑप्शन में दे देगा इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। ठीक है, फिर उसके बाद लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, वो ऐसे नहीं बोलेगा डायरेक्टर सर्कल क्या है, वो ऐसे नहीं बोलेगा कि रेडिकल एक्सिस क्या है। ठीक है, पर कॉमन कॉर्ड इंटरसेक्शन पे ही आएगा, और इसको निकालने का भी मतलब इसका भी 2 सवाल आए थे आई थिंक 2019 में जेई मेन में आए हुए हैं। ठीक है, मतलब इतने सारे पेपर्स में 2 सवाल आना इज अ बिग डील, एक कॉन्सेप्ट से 2 सवाल आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए S1 माइनस S2 यानी कि इसके लिए S1 माइनस S2 मैंने तुम्हें लिखना बता ही दिया इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन ऑफ दैट कॉर्ड आ जाती है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कॉमन कॉर्ड। ठीक है, आई होप दैट दिस इज क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेडिकल एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स। ठीक है, तुम ऐसे देख लो कोई भी 2 सर्कल है, इसका रेडिकल एक्सिस इधर कहीं आएगा तो वो इसके और इसके परपेंडिकुलर हमेशा परपेंडिकुलर लाई करती है। बेसिकली इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसका पावर ऑफ पॉइंट और इसका पावर ऑफ पॉइंट सेम आना चाहिए, तो उस केस में वो परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, नॉट गोइंग इनटू मच डिटेल्स ओवर दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर मेन पर्टिकुलरली। ठीक है, जेई मेन के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें मैंने तुम्हें एक पॉइंट बता दिया जो इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा काम आता है, काम आएगा। ठीक है, कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसके बाद तो मतलब ये यूजलेस सी बातें हो जाती हैं। पढ़ लो अगर पढ़ना है ना, वैसे मैं नहीं कहूंगा कि लिखने को लिख सकते हो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। काफी लंबा हो गया, पर ऐसा है कि अगर ये कर लिया होगा तो बहुत अच्छे से तुम्हारा पेपर हो जाएगा। ठीक है, सर्कल का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लेना सर्कल के, एग्जाम्पलर वगैरह सॉल्व कर लो एनसीईआरटी का, और उसके साथ साथ कोई बुक लगा लेना संगेज टाइप। ठीक है, तब तुम्हारा बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, और उसके अलावा सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और छोड़ देना। ठीक है, चलो ठीक है, एंड करता हूँ, बाय, हैव अ गुड डे।